Hello friends, I am Dr. Swati and welcome in my YouTube channel Political Sarthi। NTA NET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में लास्ट वीडियो में हमने प्लेटो से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे और इस वीडियो में हम अरस्तु से रिलेटेड 2012 से लेकर 2019 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और वीडियो के एंड में हम इन क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि अरस्तु का टॉपिक तैयार करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अरस्तु के कार्योत्पादन सिद्धांत में निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द एरिस्टोटल्स थ्योरी? देखिए यहाँ पर प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दिए गए हैं। अगर आप अपना आंसर गैस करने के लिए और टाइम चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर गैस कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं भौतिक कारण, औपचारिक कारण, अंतिम कारण और फोर्थ निमित्त कारण। हमें इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। नीचे कूट दिए गए हैं कि पहले कौन सा कारण आएगा और उसके बाद कौन सा कारण आएगा। तो इसका राइट आंसर है आंसर डी 1 4 2 3, यानी सबसे पहले है भौतिक कारण, उसके बाद में है निमित्त कारण, फिर है औपचारिक कारण और सबसे लास्ट में है अंतिम कारण। देखिए अरस्तु का जो ये कार्य कारण का सिद्धांत है या कार्य उत्पादन का जो सिद्धांत है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में इससे 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अलग अलग तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझ लेना है। और अरस्तु का ये जो कार्य उत्पादन का सिद्धांत है वो हमें इजीली पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में नहीं मिलता है, क्योंकि ये बेसिकली फ़िलॉसफी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये हमें फ़िलॉसफी की बुक्स में ज़्यादा अच्छी तरह डिटेल में मिलता है। तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि सरल शब्दों में मैं आपको इस सिद्धांत को समझा दूँ, क्योंकि इस सिद्धांत से क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए जो अरस्तु का कार्य कारण का सिद्धांत है वो ये कहता है कि हर घटना या कार्य उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, कोई रीज़न किसी भी काम के पीछे ज़रूर है। एवरीथिंग हैज़ ए कॉज। और जो सिद्धांत कार्य के कारण की व्याख्या करता है वही कार्योत्पादन या कार्य कारण का सिद्धांत है और वही कॉजल्टी है। अरस्तु का जो कार्योत्पादन का सिद्धांत है उसमें अरस्तु कैसे और क्यों दोनों बात करते हैं। जैसे कोई भी कार्य कैसे होता है और क्यों होता है, इन दोनों ही बातों की चर्चा अरस्तु करते हैं। और किसी भी कार्य के उत्पन्न होने के लिए अरस्तु ने 4 कारण बताए हैं और यही चारों कारण हैं भौतिक कारण, औपचारिक कारण, अंतिम कारण और निमित्त कारण। देखिए मेरी सलाह ये रहेगी आपको कि आप ये जो कॉजेज़ हैं इनके नाम इंग्लिश में याद रखें, क्योंकि ये जो हिंदी के नाम है वो आप अगर अलग अलग बुक्स में देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अंतर सब में देखने को मिलेगा। तो इससे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में किस नाम से ये कारण आ जाएंगे आपको ये नहीं पता है। तो अगर आप इनको इंग्लिश में याद रखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि जो इंग्लिश नेम है वो इनके एक्सप्लेनेशन से भी मैच करते हैं। तो चलिए इनके कारणों को समझ लेते हैं। पहला कारण है भौतिक कारण या मटीरियल कॉज। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, अरस्तु कहते हैं कि किसी भी वस्तु का जो भौतिक कारण है वो कारण उस पदार्थ को कहा जाता है कि जो उस वस्तु का निर्माण करता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि हमें और इजीली समझ में आए कि जैसे मटका बनाने के लिए मिट्टी चाहिए और बांसुरी बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो ये उस वस्तु का भौतिक कारण है। दूसरा कारण है निमित्त कारण। निमित्त कारण या एफिशिएंट कॉज निर्माण की शक्ति होती है जिससे पदार्थ में गति या क्रिया उत्पन्न होती है। अगर मिट्टी में कुम्हार का परिश्रम लगता है तो मटके का निर्माण होता है। तो ये जो कुम्हार है वो ही निमित्त कारण है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे हम लोग हैं, हम सभी मनुष्य, हमारा निमित्त कारण क्या है, कौन है? तो हमारा निमित्त कारण है ईश्वर। ईश्वर ने हमको बनाया है।
तो जब मटेरियल कॉज में निर्माण की शक्ति लगती है, कर्ता लगता है, तो वो उसका निमित्त कारण हो जाता है। तीसरा कारण है औपचारिक या फॉर्मल कॉज। इसे स्वरूप या आकारिक कारण भी कहते हैं, और इस कारण में किसी भी वस्तु का रूप या आकार निर्धारित होता है। यानी कि जैसे कोई कलाकार अगर कोई मूर्ति बना रहा है तो वह एक रूप या आकार को सोचकर ही बनाएगा, तो यही उसका फॉर्मल या आकारिक कारण है। जैसे अगर कुम्हार मटका बना रहा है तो उसके दिमाग में उसका आकार सोचा हुआ होता है, उसे पता है कि उसे गोल आकार का मटका बनाना है, और यही सोचकर वो मटका बनाता है। अगर वो उसके शेप में थोड़ा बहुत भी डिफरेंस कर देता है तो वो या तो सुराही बन जाएगी या वो दिया बन जाएगा। तो ये उसका औपचारिक कारण है। फोर्थ कारण है अंतिम कारण। इसे प्रयोजन कारण भी कहते हैं। फाइनल कॉज वो होता है कि किस उद्देश्य से वह कार्य हुआ है, वस्तु के निर्माण का उद्देश्य क्या है, किस लक्ष्य को ध्यान में रखकर उस वस्तु का निर्माण किया गया है। जैसे मटका बनाने का उद्देश्य क्या है, ठंडा पानी, या बांसुरी बनाने का उद्देश्य क्या है, संगीत। तो अरस्तु यही कहना चाहते हैं कि प्रत्येक घटना है या प्रत्येक कार्य जो है वो इन चारों कारणों की उपस्थिति से ही होती है, और अगर इनमें से एक भी कारण नहीं है तो घटना घटित ही नहीं होगी। तो इस तरह अरस्तु का कार्योत्पादन सिद्धांत किसी भी घटना के घटित होने के कारणों की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है। अभिकथन: अरस्तु को तर्क संगत रूप से राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। एरिस्टोटल इज जस्टिफाइबली कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इसका रीज़न है प्लेटो के आदर्शवाद की उसके द्वारा आलोचना इस दावे को सही प्रमाणित करती है। हिज क्रिटिसिज्म ऑफ प्लाटोज आइडियलिज्म जस्टिफाइज दिस क्लेम। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर है ए। चलिए ये देखते हैं कैसे। पहले हम अभिकथन को देखते हैं। अरस्तु को तर्क संगत रूप से राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, और ये हम 11th-12th से पढ़ते आ रहे हैं कि अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अरस्तु को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक किसने कहा था? मैक्सी ने कहा था। और इसका जो रीज़न दिया गया है कि प्लेटो के आदर्शवाद की उसके द्वारा आलोचना इस दावे को सही प्रमाणित करती है। तो इस अभिकथन का ये जो रीज़न है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अरस्तु की अध्ययन पद्धति थी वो प्लेटो से बिल्कुल भिन्न थी, क्योंकि प्लेटो तो पूर्ण रूप से आदर्शवादी थे, और प्लेटो ने अपने जिस आदर्श राज्य की स्थापना की बात की है उसमें उन्होंने काल्पनिक पद्धति को ही अपनाया था। और अरस्तु अपने अध्ययन में ज़्यादा व्यावहारिक रहे हैं, यथार्थवादी रहे हैं, और उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया है। उन्होंने बुद्धि और सेंसेस यानी कि इंद्रिय अनुभव दोनों को कोऑर्डिनेट करके, दोनों में सामंजस्य स्थापित करके एक मध्यम मार्ग अपनाया है। और उनके और प्लेटो के बीच में, उनके विचारों के बीच में जो अंतर रहा है, इसी के कारण उन्हें प्लेटो की एकेडमी का नेतृत्व नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 3, अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचे या संरचना में से कौन सा वर्ग औसत या मीन निर्मित करता है? What constitute the mean in Aristotle's social structure? A. धनी वर्ग, B. गरीब नागरिक, C. मध्यम वर्ग, या D. भ्रष्ट लोग। इसका राइट आंसर है C. मध्यम वर्ग। देखिए अरस्तु कहते हैं, या अरस्तु के अनुसार, वही राज्य सर्वोत्तम राज्य है जिसमें शासन सत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में होती है। यानी कि अरस्तु मध्यम वर्ग को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, और उन्होंने बेस्ट शासन व्यवस्था भी किसे बताया है? मध्यम वर्ग की शासन व्यवस्था को बताया है। इसे उन्होंने पॉलिटी भी कहा है। और एक जगह अरस्तु ने कहा था कि ए स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास इज़ द बैकबोन ऑफ
डेमोक्रेसी। और आपने देखा कि मध्यम वर्ग के प्रति अरस्तु को इतनी सहानुभूति क्यों है, वो क्यों इसे इतना इम्पोर्टेंसी देते हैं, क्योंकि अरस्तु खुद मध्यम वर्ग के थे और इसलिए वो मध्यम वर्ग के पक्ष को भली भांति समझते थे। क्वेश्चन नंबर 4, अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? Which one of the statement is not correct in respect of Aristotle? A. पुरुष स्वभाव से असमान है। B. उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्थता। C. स्त्रियां स्वभाव से पुरुष के अधीन होती हैं। या D. दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती है। तो इसका राइट आंसर है D. दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती है। देखिए, ये कथन दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो इसका रीज़न दिया गया है कि क्योंकि यह दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अरस्तु के अनुसार तो दास प्रथा दासों के लिए श्रेष्ठ स्थितियां दिलाती है। अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक माना है और अरस्तु ने दास प्रथा पैतृक नहीं मानी है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि जिसके पिता दास हैं उसका पुत्र भी दास होगा। उन्होंने दास प्रथा को गुणों पर आधारित माना है, यानी कि जो व्यक्ति गुणों में, कौशल में, बुद्धि में हीन होते हैं वो दास होते हैं। और जो दास प्रथा है वो अरस्तु के अनुसार स्वामी और दास दोनों के लिए ही उपयोगी होती है, क्योंकि उनके अनुसार प्रकृति कुछ लोगों को स्वाभाविक रूप से ऐसा बनाती है कि जिनमें बुद्धि का अभाव होता है, तो ऐसे लोग दास होते हैं। और ये दास अपने से अधिक योग्य व्यक्तियों के साथ अगर रहते हैं तो इनका नैतिक विकास हो सकता है, इनका नैतिक लाभ हो सकता है। तो इसलिए डी बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि ये दास के लिए श्रेष्ठ स्थितियां दिलाती है। और देखिए, जो बाकी के स्टेटमेंट्स हैं ए, बी और सी, वो अरस्तु के बारे में बिल्कुल सही है, क्योंकि अरस्तु ने कहा था कि पुरुष स्वभाव से असमान है और उन्होंने ये भी कहा था कि उच्च के प्रति निम्न की अधीनस्थता होती है और स्त्रियां स्वभाव से पुरुषों के अधीनस्थ होती हैं। अरस्तु स्त्रियों को पुरुषों से अधीन मानते हैं, जबकि प्लेटो स्त्री और पुरुष समानता में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया। एरिस्टोटल डिवोटेड हिमसेल्फ टू ए क्रिटिकल स्टडी टू द आइडल स्टेट प्रोजेक्टेड बाय ए. फैलिस, बी. हिप्पोडेमस, सी. प्लेटो या डी. उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अरस्तु ने किन किन के आदर्श राज्यों का अध्ययन किया है। तो अरस्तु ने फैलिस, हिप्पोडेमस, प्लेटो, इन तीनों के आदर्श राज्यों का समीक्षात्मक अध्ययन किया है और साथ ही साथ इन्होंने फैलिस तथा हिप्पोडेमस के आदर्श राज्यों का इन्होंने खंडन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतया दार्शनिक उपागम का संस्थापक समझा जाता है? Who among the following political thinkers are generally regarded as founder of philosophical approach? ऑप्शंस हैं प्लेटो व अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम और जे.एस. मिल या कांट और हीगल। इसका राइट आंसर है आंसर ए, प्लेटो एवं अरस्तु। देखिए, जो आदर्शवाद की उत्पत्ति है उसे प्लेटो के विचारवादी सिद्धांत से संबंधित किया जाता है या उनके विचारवादी सिद्धांत से ही आदर्शवाद की उत्पत्ति मानी जाती है। और विशिष्ट अनुशासन और विज्ञान के रूप में दर्शन को अरस्तु ने विकसित किया था। तो देखिए, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, इन तीनों ने ही पश्चिमी संस्कृति का दार्शनिक आधार तैयार किया था। और कांट और हीगल भी आदर्शवादी विचारक ही हैं,
लेकिन यहाँ संस्थापक के बारे में पूछा गया है, इसलिए हम प्लेटो और अरस्तु पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अभिकथन। अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है। फॉर एरिस्टोटल, द अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर ओवर हिज सब्जेक्ट्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए मास्टर ओवर हिज स्लेव्स। और इसका रीज़न है क्योंकि दास जन्म से ही निम्न व स्वयं शासन के लिए अयोग्य होता है। बिकॉज द स्लेव इज inferior फ्रॉम बर्थ एंड इनकेपेबल ऑफ रूलिंग हिमसेल्फ। नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर है ए व आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि अरस्तु ने कहा था कि दास जन्म से ही निम्न होते हैं और वो स्वयं शासन के लिए अयोग्य होते हैं, और इसीलिए अरस्तु के अनुसार संवैधानिक शासक की अपने प्रजाजनों पर सत्ता दासों के ऊपर स्वामी की सत्ता से नितांत भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? Which of the following is not an expression of the constitutional rule of Aristotle? ऑप्शंस हैं ए सार्वजनिक हित में शासन, बी विधि सम्मत शासन, सी इच्छुक प्रजा की सरकार, या डी प्रजा की गरिमा से असंगत। देखिए, ये थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका राइट आंसर है डी प्रजा की गरिमा से असंगत। यानी कोई भी पॉलिटिकल फिलोसोफर प्रजा की गरिमा से असंगत बात तो कभी भी नहीं कहेंगे। तो ये इसलिए कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। और अरस्तु ने सार्वजनिक हित में शासन की बात की थी, बिल्कुल सही है। विधि सम्मत शासन की बात की थी, ये उनके शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। और इच्छुक प्रजा की सरकार की भी बात उन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें? हु अमंग द फॉलोइंग फ्लेड एथेंस फॉर कालचिस इन ऑर्डर दैट द एथियंस might not commit a second crime against philosophy? इसके ऑप्शंस हैं ए सुकरात, बी प्लेटो, सी अरस्तु, या डी यूक्लिड। इसका राइट आंसर है सी अरस्तु। देखिए, जो सुकरात थे वो प्लेटो के गुरु थे और उन्हें एथेंस में अपने विचारों के कारण जहर का प्याला पिलाया गया था, यानी कि मृत्युदंड मिला था। और अरस्तु जो कि प्लेटो के शिष्य थे, उन्होंने जब देखा कि उनके विचारों को भी एथेंस में स्वीकारा नहीं जा रहा है और विरोध हो रहा है, तो वे कालचिस चले गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उन्हें भी सुकरात के समान मृत्युदंड मिले। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? Which of the following is not true of Aristotle's theory of state? नंबर 1, राज्य की जैव अवधारणा। नंबर 2, राज्य आवर्धित व्यक्ति के रूप में। नंबर 3, केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व है। नंबर 4, व्यक्ति के लक्ष्य व राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं है। नीचे कोड दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि सी ओनली। तो देखिए, स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है कि अरस्तु ने राज्य की जैविक अवधारणा दी थी। अरस्तु ने राज्य का स्वरूप जैविक ही बताया था। अब स्टेटमेंट बी के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही वृहद रूप है। वे कह रहे हैं ना कि राज्य आवर्धित व्यक्ति के रूप में, तो इसका मतलब यही है कि राज्य को व्यक्ति का ही वृहद रूप माना गया है। तो ये कथन भी बिल्कुल सत्य है।
और स्टेटमेंट डी कहता है कि व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्य के बीच कोई विरोध नहीं है, क्योंकि राज्य का जो जन्म हुआ है, उसका जो अस्तित्व है वो व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए है और राज्य का ये उद्देश्य है कि वे नागरिकों का कल्याण करे। अब देखिए, ये तीनों स्टेटमेंट तो एक तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट सी अलग बात कर रहा है। अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार हैं, उसमें हमने देखा है कि अरस्तु संपत्तिहीन या दासों को या स्त्रियों को या वृद्धों को नागरिक नहीं मानते हैं। तो अगर ये लोग औपचारिक रूप से नागरिक नहीं हैं तो क्या उनके अधिकार नहीं हैं? नहीं, अरस्तु कहते हैं कि अगर ये व्यक्ति औपचारिक रूप से नागरिक नहीं है फिर भी इनके अधिकार होते हैं। इसलिए कथन सी अरस्तु के राज्य के सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने कहा था अरस्तु का नया सामान्य राजनीति विज्ञान न केवल अनुभवजन्य और वर्णनात्मक है, बल्कि कुछ मामलों में यह किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है, क्योंकि राजनेता को बुरे राज्य के शासन में विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके ऑप्शन हैं ए बार्कर, बी सेबाइन, सी इंग्लैंड या डी फील्ड। तो इसका राइट आंसर है बी सेबाइन। सेबाइन ने यह कथन कहा था। क्वेश्चन नंबर 12, अरस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? फॉर एरिस्टोटल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू? विचार वास्तविकता नहीं होते, बी विचार विशेष से अलग अस्तित्व रख सकते हैं, सी रूप व वस्तु की एक दूसरे पर पूर्ण निर्भरता है जिसे पृथक नहीं किया जा सकता, डी वास्तविकता रूप व वस्तु के संयोजन के विचार में निहित है। नीचे कूट दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, ओनली बी, यानी कि विचार विशेष से अलग अस्तित्व रख सकते हैं। ये कथन अरस्तु के संबंध में असत्य है। देखिए, ये जो विचार हैं ये अरस्तु के प्रत्ययवाद के सिद्धांत से संबंधित हैं, और अगर हमें अरस्तु के प्रत्ययवाद को समझना है तो हमें प्लेटो के प्रत्ययवाद के सिद्धांत को याद करना पड़ेगा। तो प्लेटो ने अपने प्रत्ययवाद के सिद्धांत में क्या कहा था? प्लेटो ने कहा था कि विचार तत्व होते हैं और विचार सार्वभौमिक होते हैं और विचार ही सभी चीज़ों के सार होते हैं। जो भी वस्तुएं हैं विचारों का ही प्रतिबिंब होती है, यानी बेसिकली उन्होंने विचारों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी दी है। लेकिन अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु इनके विपरीत बात करते हैं। वे कहते हैं कि विचार तो अमूर्त हैं और वस्तुएं मूर्त हैं, तो विचार वस्तुओं के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी कैसे हो सकते हैं? और वस्तुओं में तो गति होती है, परिवर्तन होता है, तो विचार या प्रत्यय इसकी व्याख्या कैसे कर पाएंगे? एक तरफ तो प्लेटो कह रहे हैं कि पहले विचार आता है और फिर हम लौकिक वस्तुओं को देखते हैं, और अरस्तु कहते हैं कि वस्तु का प्रत्यक्ष पहले होता है, पहले हम वस्तु को देखते हैं और विचार या प्रत्यय बाद में आते हैं। और ऐसे में विचार वस्तुओं का कारण नहीं हो सकता, बल्कि लौकिक वस्तुएं प्रत्यय या विचार का कारण बनती हैं। अगर आपको प्रत्ययवाद का सिद्धांत कंफ्यूजिंग लगे तो आप 2 लाइन याद रखिए। प्लेटो ने विचारों को इम्पोर्टेंसी दी थी और अरस्तु ने रियलिटी को। तो जिन भी सेंटेंसेस में आपको लगता है कि ये विचारों को इम्पोर्टेंसी दे रहे हैं या विचारों को ज़्यादा महत्व है, विचारों के बारे में ज़्यादा व्याख्या कर रहे हैं, तो वो प्लेटो से रिलेटेड बात होगी, और जो वास्तविकता पर जोर देते हैं वो अरस्तु से रिलेटेड बात होगी। क्वेश्चन नंबर 13, अरस्तु के किसी भी प्रामाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। नो जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरिस्टोटल
can endorse the opinion that his philosophical system was the opposite of Plato। और इसका रीज़न है अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की दार्शनिक व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है। एरिस्टोटल सिस्टम इज एन अटेम्प्ट टू फिलोसोफाइज ऑन आइडियलिज्म फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट्स ऑफ प्लेटोज सिस्टम। नीचे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए, इसमें अभिकथन भी अपने आप में सही है कि अरस्तु के किसी प्रामाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसका जो दार्शनिक व्यवस्था है वो प्लेटो के ऑपोजिट थी। ये कथन बिल्कुल सही है। और इसका जो रीज़न दिया गया है, अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है। तो ये जो इसका रीज़न है, ये स्टेटमेंट अपने आप में तो राइट है, लेकिन ये अभिकथन की असर्शन की व्याख्या नहीं कर रहा है, ये उससे रिलेटेड नहीं हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। ए व आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 14 मैच फॉलोइंग का क्वेश्चन है। अरस्तु के कार्य कारण भाव का सिद्धांत दिए गया है और उसके स्पष्टीकरण सामने दिए गए हैं, नीचे कूट दिए गए हैं और हमें उन्हें आपस में मिलाना है। निमित्त कारण, अंतिम कारण, भौतिक कारण और औपचारिक कारण, हमें इनको इनके एक्सप्लेनेशन से मैच करना है। तो इसका राइट आंसर है आंसर 2, 4, 3, 2, 1। देखिए, सबसे पहले है निमित्त कारण। तो निमित्त कारण कौन सा होगा इसमें से? निमित्त कारण होगा गति का कारण, द कॉज ऑफ मोशन। बी है अंतिम कारण। अंतिम कारण कौन सा होता है? अंतिम लक्ष्य, अंतिम कारण, द फाइनल कॉज इंग्लिश में देखिए, वह उद्देश्य जिसकी ओर गतिविधि लक्षित है। थर्ड है भौतिक कारण, द मटीरियल कॉज, तो वस्तु का जो पदार्थ जिससे वह बना है। और फोर्थ है औपचारिक कारण, द फॉर्मल कॉज, वस्तु का पदार्थ व सार। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है? विच पॉलिटिकल थिंकर रिजेक्ट्स एरिस्टोटल कंप्लीटली? इसके ऑप्शन हैं ए मैकियावेली, बी हॉब्स, सी लॉक या डी रूसो। इसका राइट आंसर है आंसर बी हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एरिस्टोटल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू कंपैरेटिव मेथड? ए तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन, बी राजनीति के एक आनुभविक विज्ञान का विकास करना, सी आदर्श प्रकार पर पहुंचना या डी अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना। नीचे इसके कूट दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है आंसर बी, यानी कि ए और बी ये दोनों कथन अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है। देखिए, तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन, बिल्कुल अरस्तु ने यही किया था। तत्कालीन जो विद्यमान राजनीतिक प्रणालियां हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन किया था। और राजनीति के एक आनुभविक विज्ञान का विकास करना, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। और आदर्श प्रकार पर पहुंचना और अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना, ये कथन अरस्तु की तुलनात्मक पद्धति से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित था कि एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ ए कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है, बी सत्ता में अनवरत बने रहने के उपाय, सी प्लेटो के द रिपब्लिक के मूल प्रतिपादन को स्वीकार करना या डी बहुसंख्यक का शासन सुनिश्चित करना।
इसका राइट आंसर है आंसर ए। कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है। अरस्तु ने जो संविधानों का वर्गीकरण किया था वो इसी बात पर आधारित था कि शासन कौन कर रहा है और शासन से लाभान्वित कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। Who among the following said that in order of time state is later than the family or the individual but in order of nature prior to them? इसके ऑप्शंस हैं ए सेफालस, बी थ्रासिमाकस, सी अरस्तु या डी लेकोफोन। इसका राइट आंसर है आंसर सी अरस्तु। देखिए अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति या उसका जो विकास का क्रम बताया है उसमें परिवार से गांव व गांव से राज्य अस्तित्व में आए हैं और प्रकृति की दृष्टि से राज्य को एक पूर्ण समुदाय माना है, यानी राज्य को व्यक्ति का ही वृहत रूप माना है और व्यक्ति को इसका एक तत्व या अंग माना है और पूर्णता तो पहले आएगी और अंग बाद में। तो इस दृष्टि से राज्य व्यक्ति का पूर्ववर्ती हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा था। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मेनली कंसर्न्ड विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनर और वेल्थ, हु सेड इट। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी मार्क्स या डी ग्रामशी। इसका राइट आंसर है बी अरस्तु। अरस्तु ने अपने वितरणात्मक न्याय में कहा था कि व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में उसका भाग प्राप्त होना चाहिए, पदों के वितरण में भी समानता होनी चाहिए और सम्मान के वितरण में भी समानता होनी चाहिए। अरस्तु का ये जो न्याय है वो अधिकार मूलक है और प्लेटो का न्याय कैसा था। प्लेटो का न्याय था कर्तव्य मूलक। और संपत्ति के बारे में अरस्तु का विचार है कि संपत्ति का जो उत्पादन है वो तो व्यक्तिक होना चाहिए और उसका उपभोग सामूहिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, अभिकथन। अरस्तु ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया, लेकिन यह आकस्मिक थी और इसका जो रीज़न दिया गया है, मैकियावेली के मामले में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग जानबूझकर किया गया था। नीचे इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। ए व आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को अलग अलग देखिए कि ये बात बिल्कुल सही है कि अरस्तु प्रथम विचारक थे जिन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया था और ये आकस्मिक थी। ये बात बिल्कुल सही है। उनका कोई उद्देश्य नहीं था कि वो आगमनात्मक पद्धति को ही अपनाए, वो अचानक से उन्होंने प्रयोग में ली थी। और जो दूसरा इसका रीज़न दिया गया है, मैकियावेली के मामले में आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग जानबूझकर किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो रीज़न है वो अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए अब इन क्वेश्चंस को देखने के बाद हमें ये तो पता चल गया है, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में अरस्तु से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनमें कंसेप्शनल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं। ये जो 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उनमें से ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस तो केवल अरस्तु के विचारों और सिद्धांतों से संबंधित है, क्योंकि ये जो प्लेटो, अरस्तु, कार्ल मार्क्स ये सब है ना, इनके विचार और सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं इन 20 क्वेश्चन में 15 तो कंसेप्शन बेस्ड हैं और बाकी के क्वेश्चन फैक्ट से रिलेटेड है। तो हमें ये तो ध्यान रखना ही है कि हमें हर विचार और सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, उसकी डिटेल स्टडी करनी है। तो हमें इस अरस्तु का जब टॉपिक तैयार करना है तो उस समय 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट ये
कि हमें अरस्तू के सिद्धांतों और विचारों को अच्छे से समझना है। अच्छे से मीन्स अच्छे से, आपको बहुत अच्छी तरह समझ जाना है, कहीं भी डाउट नहीं रखना है। आप उसे 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, क्योंकि चाहे असर्शन रीज़न का क्वेश्चन हो, चाहे आप मैच फॉलोइंग करें, या आपको असत्य कथन हटाना हो या सत्य हटाना हो, तो उन सब में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट है कि प्लेटो और अरस्तू, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ जाएंगे ना, तो आप आधा आधा टॉपिक तो ऐसे ही कवर कर लेंगे और आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। आप इनको कंपैरेटिवली पढ़िए, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और डायरेक्टली इन टॉपिक से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी पद्धति प्लेटो से संबंधित थी, या कौन सा विचार प्लेटो से संबंधित था और कौन सा अरस्तू से संबंधित था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और थर्ड पॉइंट है, अरस्तू की जो अध्ययन पद्धति है वो कैसी थी। अरस्तू की अध्ययन पद्धतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी अच्छे से ध्यान रखनी है। और अरस्तू की जीवनी में इतना कुछ खास इनके है नहीं, स्टोरी वाली चीज़ है, और आप अच्छे से इसे पढ़ेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, इंटरेस्टिंग है। तो आपको इनकी जीवनी को भी साथ साथ दिमाग में रखना है। और असर्शन रीज़न के क्वेश्चन भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।